हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हिटलर अंकल की हम कहानी पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे करके उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ये ऐसे साम्राज्य विस्तार किया, फिर हार गए, आत्महत्या कर ली, है ना। उसी क्रम में अब जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो अपनी सोच के आधार पर करता है ना। जैसी उसकी सोच होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, नाथसीवाद जो था वो कहीं ना कहीं नाथसी पार्टी की स्थापना किसने की थी? हिटलर ने की थी। तो वो उनकी विचारधारा, उनकी परिकल्पना की क्रियान्विति थी या परिणति थी। ठीक है, नाथसी पार्टी, वो सब लोग उसी हिसाब से काम करते थे जैसा कि हिटलर सोचते थे। तो इसी क्रम में आज हम ये जानेंगे कि उनका विश्व दृष्टिकोण क्या था। ठीक, तो नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के चलते हम बात करें कि जो नाथसी विचारधारा थी वो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का ही पर्यायवाची थी। यानी जो नाथसी विचारधारा और हिटलर की विचारधारा में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही थी। ठीक, तो इसके अंतर्गत इन लोगों को सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। या तो वो बेहतर थे या वो कमतर थे। यानी जो हिटलर हैं या नाथसीवादी लोग हैं वो क्या सोचते थे कि समाज में सभी लोग समान नहीं हो सकते हैं। या तो वो बेहतर होंगे, श्रेष्ठ होंगे, या वो कमतर होंगे, लेकिन बराबर नहीं हो सकते। इनका ऐसा सोच था। इसी के चलते उन्होंने समाज में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं दे रखा था। तो इसी क्रम में इस नजरिए के अनुसार ब्लांड यानी नीली आंखों वाले या नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? श्रेष्ठ थे। यानी जो नीली आंखों वाले ब्लांड थे या नार्डिक जर्मन आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे। इनके अनुसार ये लोग ना श्रेष्ठ व्यक्ति थे। और सबसे नीचे वो किसको मानते थे? यहूदियों को। सबसे नीचे पायदान पर यहूदियों को मानते थे और ये इनको अपना कट्टर शत्रु मानते थे। बाकी समाज जो थे, समाज में वो रंग रूप के आधार पर इन दोनों के बीच थे। यानी ऊपर कौन थे? ब्लांड या नार्डिक जर्मन आर्य, और सबसे नीचे यहूदी थे। बीच में अन्य जो समाज थे वो अपने रंग रूप के आधार पर इन दोनों के बीच में थे। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था कैसे, किस आधार पर थी? तो इन्होंने डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी उसको आधार माना था। जैसे कि डार्विन ने कहा ना कि सभी उसमें योग्यतम की विजय होगी। यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली की विजय, वही समाज में जीवित रह पाएगा, है ना। ये छोटी मछली, आपने ये सुना होगा कि छोटी मछली, अभी तो छोटे हैं, आप शायद आगे पढ़ेंगे कि जो डार्विन थे उनका कहना था कि संघर्ष में वही विजय रहता है जो रहने लायक है ना। जो जीवित बचने लायक है वो बचा रहेगा, बाकी के सब खत्म हो जाएंगे। जैसे कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, ऐसे ही बिजनेस में भी होता है ना कि बहुत पूंजीपति होता है, वो छोटे छोटे जो पूंजी दो व्यापार वाले होते हैं उनकी भी खरीदते हैं ना। आपने सुना होगा पेपर में, इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया, इसके शेयर इतने खरीद लिए, कंपनी खरीद ली, क्योंकि वो अपने पैसे से और पैसा बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। और वो धीरे धीरे आसपास जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। जस्ट ऐसे ही डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि जो शक्तिशाली है उसी की विजय होगी, है ना। यानी जो ताकतवर होगा वही जिंदा रह पाएगा। वही पेड़ पौधों के बारे में भी, प्रजातियों के बारे में भी उन्होंने ये सिद्धांत लागू किया था, और जीवों पर भी, है ना। तो मनुष्य पर भी एज इट इज उन्होंने इसको कहा था, ऐसे ही है। तो हम देखें कि जो हिटलर की विचारधारा थी, विश्व दृष्टिकोण था, इन्होंने डार्विनवाद और हर्बर्ट स्पेंसर को आधार बनाया, है ना। ये जो इनके विचारधारा थी वही, उसी को इन्होंने आगे इंसानों पर लागू कर दिया। ठीक है, कि जो योग्य रहेगा वही जीवित रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये कहते थे कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक चयन की अवधारणा पूरी तरह से सही है, प्राकृतिक है ना। इस प्रकार से इन्होंने ये मनुष्यों पर भी लागू कर दिया। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उनका कहना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर की जो अप्रोच थी वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, है ना।
इसका अर्थ था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा व्यक्ति, जो पावरफुल होगा वही सरवाइव कर पाएगा, बाकी सब जो है खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका मानना था कि ये जो धारणा है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है, कि जो शक्तिशाली है वही जीत पाएगा, है ना, तो उसको ही जीतने दो। राज्य ने ठेका नहीं ले रखा है कि भाई उनको भी दबे कुचले लोगों को भी जीने दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इसको आधार बनाकर इनका मानना था कि जर्मन आर्य जो थे वो श्रेष्ठ हैं, तो सिर्फ उनको ही उसमें रहना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा हिटलर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, हिटलर ने शुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा, और नस्लवादी विचारधारी राजनेताओं ने पराजित समाजों पर साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए इसका सहारा लिया। यानी जो युद्ध में जीत जाते थे, साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी वो युद्ध में, जैसे कि किसी उस पर कब्जा कर लिया, है ना, एक प्रदेश ने दूसरे प्रदेश पर कब्जा कर लिया, तो जिसने कब्जा किया था वो किसकी दलील देने लगे, डार्विनवाद की दलील देने लगे कि डार्विन ने तो खुद ही कहा है, तो शुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया है कि जो शक्तिशाली होगा वही विजय होगा, जो योग जीने लायक होगा वो जिएगा, बाकी को मरना है। तो उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए, यानी पूरे की पूरे समाज के समाज ये लोग खत्म कर देते थे, उनकी हत्या कर देते इस डार्विनवाद के नाम पर, है ना, कहते थे ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये सब चल रहा था। इसी तरह से हिटलर ने भी इसको अपना वो माना और दलील दी। उनकी दलील सरल थी कि जो नस्ल ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, है ना। इनकी दलील थी, इन्होंने अपना पक्ष रखा। इनकी दलील थी किसकी, हिटलर वगैरह की, है ना, साम्राज्यवादी ताकत की, शक्तिशाली नस्ल जिंदा रहेगी या सर्वश्रेष्ठ, इसको ये सर्वश्रेष्ठ कहते थे, नस्ल जीवित रहेगी, है ना, वह कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, इनका ऐसा मानना था, है ना। इसी के चलते ये बहुत ज्यादा अत्याचार जो है लोगों के ऊपर कर रहे थे इसी के नाम पर, है ना। और इनका कहना था कि जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी होगी, जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी होगी, अपनी शुद्धता बनाए रखनी होगी, है ना, बनाए रखनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नस्लों की बात करने लगे, है ना, जिन्होंने नस्लवाद को, तो जो जर्मन हिटलर था पूर्व में जर्मन सीमाओं को फैलाना चाहता था, सीमाओं को विस्तार करना चाहता था। उसका कहना था कि भाई जो पूर्वी यूरोप है वहां भी जर्मन नस्ल ही होनी चाहिए, बाकी सबको खत्म होना चाहिए। इस प्रकार से उसने क्या किया, नस्लवाद को फैलाया, है ना, जैसे हमने अपने भारत में जातिवाद देखते हैं वैसे ही वहां पर नस्लवाद था, ठीक। और नस्लवादी राज्य की स्थापना, अब हम देखेंगे नस्लवादी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना। इसके चलते क्या था कि हिटलर क्या चाहता था कि जो उसकी नस्ल के लोग हैं, यानी जर्मन लोग हैं, जर्मन जो नार्डिक आर्य हैं, उनके लिए वो रहने की जगह का विस्तार करना चाहता था, अधिक से अधिक जगह जो होनी चाहिए थी, ठीक है। डार्विन की दूसरी जो पहलू था उसका यही मोटिव था कि अधिक जगह रहने के लिए चाहिए, तो उन्होंने उसको भी, डार्विन का यहाँ भी सिद्धांत लागू किया कि भू राजनीतिक जो अवधारणा थी उसको आधार बनाया और उन्होंने अपने भू क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि जो जर्मन लोग हैं उनके लिए विस्तार, है ना, भू विस्तार के लिए सीमाओं का भी विस्तार किया, सीमाओं का भी विस्तार किया, ठीक है, यानी कब्जा करना शुरू कर दिया युद्ध के द्वारा, जो हार जाता था उसको कब्जा कर लेते थे। यहाँ इनका ये तर्क था कि इससे एक तो जर्मनों को रहने के लिए,
जगह ज़्यादा मिल जाएगी, जगह अधिक मिल जाएगी, मिल जाएगी। और दूसरा क्या है, ये लोग अपने जन्म स्थान के साथ गहरा लगाव भी रखेंगे, है ना, गहरा लगाव भी रखेंगे। ऐसा इन्होंने उसको दलील दी। इसका मतलब हुआ कि जो लोग थे, यानी ये भू क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, जैसे जर्मनी लोगों को, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो वो जगह छोटी थी तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है तो वो उस देश की नागरिकता ले लेता है, उस देश का के प्रति निष्ठावान हो जाता है। लेकिन जब पूरा जर्मनी ही इतना बड़ा होगा, जहाँ वो जाएंगे, पोलैंड हिस्सा है, चेकोस्लोवाकिया, लेकिन वहाँ जर्मन का ही शासन है, तो वो अपने जो बर्थ प्लेस है उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, ऐसा इनका मानना था। इसी को दलील देकर इन्होंने विस्तारवाद आगे रखा और उसके चल के ये विशिष्ट नस्ल की स्थापना के सपने को देखने लगे, है ना। ये जो नात्सीवादी थे, नात्सी लोग विशिष्ट नस्ल के राज्य की स्थापना का सपना देखने लगे, है ना, इसका सपना देखने लगे। यानी कि जो इनका कहना था जर्मन नार्डिक है, सिर्फ उनको ही रहना चाहिए, बाकी सबको खत्म कर देना चाहिए। तो इसके चलते इन्होंने बाकी के लोगों को भी खत्म किया। ये पोलिश लोगों को या रूसी लोगों को भी अच्छा नहीं समझते थे। हालांकि यहूदियों से तो कट्टर दुश्मनी थी ही थी, लेकिन ये पोलिश और रूसी लोगों को भी कमतर समझते थे। और इसके चलते जब इनका पोलैंड के कुछ भागों पर या रूस के कुछ भागों पर इनका जब अधिकार हो गया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार, वहाँ जो जिनको गुलाम बनाया गया था, जिस क्षेत्र के लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। और केवल ये इसके चलते इन्होंने दया मृत्यु का कार्यक्रम चलाया। दया मृत्यु का कार्यक्रम चलाया, जिसके चलते न केवल यहूदी बल्कि वह जर्मन लोग भी जीने के काबिल नहीं थे, जिन्हें नात्सी अयोग्य समझते थे। ठीक है। अब इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि इन सबको बंदी बनाया गया और आगे जाकर पोलैंड का एक वो था, पोलैंड में एक यातना गृह था, पोलैंड के एक यातना गृह था जिसका नाम था, है ना, पोलैंड में बनाए गए गैस चेम्बरों में ले जाया गया, गैस चेम्बर बना दिए गए थे वहां पर, हैं, गैस चेम्बरों में ले जाकर मार दिया गया, गैस छोड़ दी गई जहरीली, है ना। तो न केवल वो लोग थे, यहूदी तो थे इनके कट्टर शत्रु, क्योंकि ये धर्म के कारण इनको मानते थे। इनका ऐसा मानना था कि जो ईसाई धर्म था, ये ईसाई लोग थे, ये यहूदियों ने उनके साथ अत्याचार किया था, या इनका मानना था कि यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था, तो ये इनको कट्टर शत्रु मानते थे। तो इस कारण से इनका कहते हैं सूदखोर हैं, ये ऐसे लोग हैं, गलत लोग हैं, तो इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो इसलिए यहूदियों को मारते थे। लेकिन इनकी बस्तियां अलग बनाई गई थी और इनको जमीन का कोई हक नहीं दिया गया था यहूदियों को, और जो है इनको कोई हक नहीं दिया गया था। उसके साथ साथ ये व्यापार करके या धन बांट कर लोगों को ब्याज पर देकर काम अपना चलाते थे।
अलग रहते थे, घाटा बोलते थे जिनको, अलग बस्तियों में जिनको घाटा बोलते थे, वहाँ ये लोग रहते थे। तो वहाँ से भी इनको खदेड़ देते थे, इनका रोजगार छीन लिया गया और अंत में जाकर इनको गैस चैम्बरों में इकट्ठा किया और जहरीली गैस छोड़कर मार दिया गया। तो लाखों की संख्या में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कितने 20 लाख 60 लाख ऐसे अलग अलग नस्ल के लोगों को मारा गया था। तो पहले तो क्या किया गया कि जो पोलैंड के लोग थे या जो और जर्मन रूसी लोग थे, यहूदी लोग थे, इनकी जर्मन नागरिकता छीन ली पहले और फिर ले जाकर दया मृत्यु के नाम पर इनको समाप्त कर दिया गया। तो ये बड़ा नरसंहार चल रहा था। इसी क्रम में जो दया मृत्यु कार्यक्रम है, तो जो हमने हैमिल्टन बच्चे की कहानी आपको शुरू में सुनाई थी, उसका जो पिता था उसने भी बहुत से लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत मारा था ले जाकर। तो उसको डर था कि भाई जब हमने ऐसे मारा है तो ये लोग अब विजय हो गए तो ये हमें मारेंगे, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये सारा नरसंहार उस समय चल रहा था। अब देखो कितने क्रूरता भरा कार्यक्रम चलाया कि भाई एक नस्ल, यानी वो जर्मन नार्डिक लोगों को ही श्रेष्ठ समझते थे, जर्मनी के अन्य लोगों को भी, यानी जो अपंग थे, अपाहिज थे या अन्य लोग थे, वो उनको जिंदा रहने लायक नहीं समझते थे। तो उन्होंने दया मृत्यु कार्यक्रम चलाया कि हम तो तुम पर दया कर रहे हैं, तुम्हें वैसे भी नहीं जीना, तो अच्छा है तुम्हें ऐसे मृत्यु दे दो। तो ये सारे दृष्टिकोण था, जो विश्व दृष्टिकोण था जो नाज़ियों का, वो हिटलर का भी था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।